तो जैसा कि साथियों कल हम सेकंड वीडियो में देखे थे वेदरिंग के, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में देखे थे फिजिकल वेदरिंग तक, और सेकंड वीडियो में हमारा जो बायोलॉजिकल एक क्या नाम है जो केमिकल वेदरिंग है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हम जो थर्ड वीडियो हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग और विथ फैक्टर के साथ, फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है भाई किस किस कौन कौन से इसमें एजेंट वर्क करते हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे विद फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो देर ना करते हुए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं द अनलाइक फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, द बायोलॉजिकल और लिविंग एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। यानी जो हमारे भौतिक अपक्षय होते हैं, ये क्या है, इसकी विपरीत प्रक्रिया कौन सी, बायोलॉजिकल वेदरिंग की, ध्यान रखिएगा। या हम देख लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट्स होते हैं वे चट्टानों और खनिजों के अपघटन और विघटन के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से क्या है, ये बढ़ावा दे देते हैं। और तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कंटिन्यू देखेंगे। द बायोलॉजिकल लाइफ इज मेनली कंट्रोल लार्जली बाई प्रिवाइलिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि देखते हैं तो जो हमारे तो जो जैविक जीवन होता है वह प्रचलित मोस्टली कैसे होता है, जो पर्यावरण द्वारा क्या नियंत्रित होता है। कंटिन्यू देखते हैं। मैन, एनिमल्स, हायर प्लांट्स, अर्थवर्म, टर्माइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल वेदरिंग। यानी जो बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए कौन कौन से हमारे एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे कौन कौन से, मैन हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गए, केचुए हो गए, दीमक हो गए, और जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं वह सभी क्या है, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कंटिन्यू हम देखते हैं इसमें जो पहला एजेंट्स है हमारा, वो देखते हैं मैन एंड एनिमल्स। तो इनको एक बार देख लेते हैं, मैन एंड एनिमल्स को देखते हैं। द एक्शन ऑफ मैन इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स in Bale known as he cut the rocks to build dams, channels and constructed road and buildings। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो मैन के द्वारा जब भी जो रॉक्स है, या जैसे हम रोड बनाते हैं या डैम बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य और जो हमारा एनिमल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी डायरेक्ट क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि क्या है, जैसे चट्टानों का क्या है, विघटन होता है इसे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, कंटिन्यू देखते हैं। ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ मैन द बिगर साइज रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर साइज। यानी जो मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसा कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, जैसे रॉक को काट कर रोड्स बनाना, चैनल बनाना, डैम बनाना, तो वह क्या है, तो उससे जो मनुष्य की गतिविधियाँ उनसे क्या है, जो बड़े बड़े चट्टान होती हैं वह क्या छोटे आकार में क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। और जो जो रॉक्स होती हैं जब छोटे आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, तो जो केमिकल वेदरिंग है वह हमारा और अच्छे से होता है, ध्यान रखेंगे। थर्ड एक्टिविटी देखते हैं। All these activities result in increase the surface area of rocks for attack of chemical agents and accredited द प्रोसेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल डिकम्पोजिशन। यानी जैसा कि अभी हम डिस्कस किए थे कि इन सभी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जो रासायनिक एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, केमिकल जो वेदरिंग है हमारा, उनकी क्या है, उनकी दर जो होती है वह बढ़ जाती है, और चट्टानों का सतह जब सरफेस बढ़ जाता है तो फिर और ये बढ़ जाती है, और चट्टानों खनिजों के अपघटन की प्रक्रिया क्या है, तेज हो जाती है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया क्या तेज हो जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। A large number of animals, birds, insects and worms, by their activities they make hole into the rocks and thus help in weathering। यानी जो बड़ी मात्रा में जो एनिमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु हो गए, ये सब क्या है, अपनी गतिविधियाँ करते हैं चट्टानों में, या फिर जो अपने क्या है रहने के लिए ये एक तरह से होल बना लेते हैं रॉक्स में। तो जिससे क्या होती है, जो अपक्षय होता है भाई क्या है, अच्छे से अपक्षय होने में सहायता होती है, किसके, रॉक्स एंड मिनरल्स की। कंटिन्यू देखते हैं। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ध्यान रखेंगे, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, तो उसमें क्या देखेंगे, एंड्स एंड टर्माइट बिल्ड द गैलरीज एंड द पैसेज एंड कैरी द मटेरियल्स फ्रॉम लोअर टू अपर। यानी नीचे से ऊपर लाते हैं कौन, टर्माइट और एंड्स, कहाँ पे,
जहाँ पे क्या है उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर और नमी दोनों ज़्यादा होती है वहाँ पे। और क्या है स्क्रीटा एसिड्स, ये क्या है सॉइल में क्या है मिल जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, जो जब ये मिल जाता है तो होता क्या है इसमें, जो केमिकल की दर होती है केमिकल प्रोसेसिंग की, उसकी दर क्या बढ़ जाती है। हम बोल सकते हैं जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है उसकी दर क्या बढ़ जाती है। कंटिन्यू देखते हैं। द ऑक्सीजन एंड वाटर विथ मेनी डिजॉल्व सब्सटेंस रीच वेरी पार्ट्स ऑफ द रॉक्स थ्रू द क्रैक्स होल एंड गैलरीज, दस द ब्रिंग अबाउट द स्पीड द डिसइंटीग्रेशन। और जैसे जैसे ये इसमें क्या है तो वाटर और जो ऑक्सीजन की डिजोल्व जो होने की जो दर होती है वह क्या है बढ़ जाती है, और ये इससे क्या हो जा वो ऊपर से नीचे तक जाती है। तो जैसे जब होल बनाता है, जब ये सब नीचे से ऊपर जाती है, तो जैसे कि हमारे जो विघटन की दर होती है वह क्या है उसमें तेज़ी आती है, और जिससे जो रॉक्स है वह आसानी से हमारी टूट जाती है। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। हाँ, रैबिट्स बाई बोरोइंग इन टू द ग्राउंड, यानी जो रैबिट्स होते हैं भाई क्या है एक तरह से अपना बिल खोदते हैं, बिल बनाते हैं रहने के लिए इन द ग्राउंड्स में। तो डिस्ट्रॉय द सॉफ्ट रॉक्स, यानी जो मुलायम जो रॉक्स है या जो चट्टान है भाई क्या है विघटित हो जाती है जल्दी से। फुल स्टॉप। मोल्स एंड bodies of the dead animals provide the substance which react with minerals and add in the decay the process। यानी जो मोल्स होते हैं एंट्स होती हैं, तो ये क्या है कभी कभार क्या होता है ये जब सॉइल में रहेंगे तो सॉइल में हाँ तो मरेंगे भी तो सॉइल में, ये सच है। जब सॉइल में रहोगे तो सॉइल में मरेंगे, तो उससे क्या होता है जो बॉडी होती है वो जब डिके यानी जब सड़ती है तो उससे क्या होता है सब्सटेंस जो मिलते हैं वह भी हमारी जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसको भी क्या है बढ़ावा देती है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द अर्थवर्म पास द सॉइल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड दस ब्रिंग अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द सॉइल मटेरियल। यानी जो मिट्टी जो केचुए जब खाते हैं तो उसके क्या आहार नाल से गुजरते हैं, और इस प्रकार मिट्टी की सामग्री में किस तरह से परिवर्तन आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आता है इन द सॉइल मटेरियल में। तो कंटिन्यू देखते हैं। इसका सेकंड एजेंडा देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग का, हायर प्लांट्स एंड रूट्स, ये कैसे वेदरिंग में सहायता करते हैं तो उनके बारे में देखते हैं। द रूट्स ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स पेनिट्रेट इनटू द जॉइंट्स एंड क्रेविसेस ऑफ द रॉक्स। तो क्या होता है जब पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें क्या होते हैं, जड़ें होते हैं वे चट्टानों के दरारों में घुस जाती हैं एक तरह से, यानी अपना भोजन लेने के लिए या फिर जो भी मिनरल्स हैं उनको लेने के लिए घुस जाते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। ड्यू टू द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ट्री, इससे क्या होता है वृक्षों के और जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है अपना ग्रोथ है वृद्धि करते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। हाँ, द रूट एग्जर्ट ए ग्रेट डिस्टर्बेड फोर्स एंड दस द हार्ड रॉक मै ब्रोकन पार्ट्स। यानी जब वह क्या है इस तरह से जब वो जो रॉक्स या जो दरारें पड़ जाती है उसमें जो रूट्स जब अंदर चली जाती है तो वह क्या करता है एक अच्छे से क्या फोर्स लगाती है उस पर। तो वह क्या करते हैं जो दीवार या जो रॉक्स होगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। जब कमज़ोर हो जाएगी तो वह बड़े टुकड़े किसमें छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे पीपल ट्री ग्रोइंग ऑन द बाल एंड रॉक्स। यानी जो पीपल होता है मोस्टली सभी लोगों ने देखा होगा, जो पीपल होता है वो मोस्टली मकानों के ऊपर या कहीं पे भी जम जाता है, खासकर रॉक्स पे और या फिर मकानों पे दीवालों पे। तो वह क्या करता है इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। तो वो भी क्या है धीरे धीरे अगर उस पीपल को अगर तुरंत नहीं हटाया गया तो कुछ समय के बाद वह क्या करता है दीवार या फिर जो मकान है या जो रॉक्स है उसको क्या है धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। कंटिन्यू देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। द ग्रास रूट्स फ्रॉम ए स्पॉन्ज लाइक मास prevents erosion and conserve moisture and thus the allowing moisture and air to enter into the rocks फॉर फर्दर एक्शन। यानी जो घासें होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वह खासकर कैसी हमें कैसे दिखाई देती हैं तो स्पंज। तो इसमें एक द्रव्य निकलता है तो स्पंज जैसे क्या है ये बनाती हैं और ये क्या करती हैं प्रिवेंशन इरोजन, यानी ये कटाव को रोकती हैं एंड कंजर्व द मॉइस्चर, और ये क्या करती हैं नमी को संरक्षित रखती हैं। और इस प्रकार आगे की कार्रवाई के लिए नमी और हवा को चट्टान में प्रवेश करने की क्या है अनुमति, या एक तरह से क्या है जो प्रवेश करने के क्या है सहायता करते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे आप लोग। सम रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी कुछ जो रूट्स होते हैं भाई क्या है अंदर चली जाती हैं काफ़ी गहराई तक।
एंड में ओपन सम ऑफ द सॉर्ट ऑफ ड्रेनेज चैनल, और जो कुछ चैनल्स होते हैं भाई उनको जो ड्रेनेज जल निकास होता है वह क्या है उसको ओपन कर देते हैं। ध्यान रखेंगे। द रूट्स रनिंग इन द क्रेविसेस इन द लाइमस्टोन एंड मार्बल प्रोड्यूस द एसिड, और जैसे ही जब रूट्स जो जब अंदर चली जाती हैं, जो होल्स होते हैं दरारें होती हैं उसमें, तो जो लाइमस्टोन ये क्या हमारी रॉक्स है, सेकेंडरी रॉक्स है लाइमस्टोन, जबकि मार्बल ये कैसी हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है वहाँ पे। तो कंटिन्यू देखते हैं। दीज एसिड्स हैव ए सॉल्वेंट एक्शन ऑन द कार्बोनेशन, और ये जो रॉक्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं तो कौन सा एसिड, तो वो कार्बोनेट्स क्या है प्रोड्यूस करती हैं, सॉल्वेंट एक्शन ऑन द कार्बोनेशन एसिड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू देखते हैं। The dead roots and plant residue decompose and produce the carbon dioxide with of great importance in bathing। आप ध्यान रखेंगे, जब मृत जड़ें या पौधे की जो अवशेष होते हैं अपघटन डिकम्पोज होते हैं, तब CO2 गैस उत्पन्न होती, जो कि अपक्षय में या फिर जो कि क्या है बेदरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इसका थर्ड एजेंट्स या फिर कारक है। इसको देख लेते हैं बेदरिंग का बायोलॉजिकल का। तो कंटिन्यू देखेंगे इसमें। द अर्ली स्टेज ऑफ मिनरल्स डिकम्पोज एंड सोइल फॉर्मेशन, द लोअर फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक मॉसेस बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड एक्टिनोमाइस्टिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यानी जो खनिज होते हैं भाई हमारे जो मिनरल्स और फिर या फिर जो सॉइल फार्मेशन जब निर्माण शुरुआती चरण में होता है, तो उसमें पौधे और जानवरों के जो निचले रूप होते हैं, जैसे कई जैसे लाइक मॉसेस हो गया हमारा, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं शुरुआती चरण में। आप ध्यान रखेंगे इसको, खासकर क्या है सॉइल फार्मेशन और खनिज के डिकम्पोज होने में। तो कंटिन्यू देखेंगे इसमें आगे। द एक्सट्रैक्ट न्यूट्रेंट फ्रॉम द रॉक्स एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड द लिव विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर। यानी ये चट्टान क्या है पोषक तत्व और हवा कहाँ से लेते हैं, नाइट्रोजन ये हवा से ले लेते हैं और थोड़ी मात्रा में पानी के साथ रहते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द सॉइल डेवलप अंडर द क्लस्टर ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म, और इस मिट्टियों में जीवों के समूह के रूप में क्या है विकसित हो जाते हैं, क्या जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो। तो कंटिन्यू देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो दीज ऑर्गेनिजम्स क्लोजली एसोसिएटेड विथ द decay of plants and animals remains and thus liberate nutrient from the use of next generation plant and also the produce CO2 carbon dioxide and the organic compound which add in mineral decomposition। यानी जो कोई भी जो जीव जंतु होते हैं, जानवरों के अवशेष होते हैं भाई क्या छः डेके मान लो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, तो वह क्या है एक तरह से जुड़ जाते हैं आपस में, और इस प्रकार जो आने वाली जो पीढ़ी होती है पेड़ों की वह क्या है आने वाली पीढ़ी क्या है उपयोग करने लगती है, और जिससे क्या पोषक तत्व मुक्त होते हैं, और ये पोषक तत्व क्या है पौधे ले लेते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर बाद में जो उत्पादन होता है वह क्या है हमारे खनिजों के अवघटन या डिकम्पोज होने में क्या मोस्टली सहायता प्रदान करते हैं। तो कंटिन्यू इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं इसका। The production of CO2 and other organic compound help in the decomposition of rocks and minerals। यानी CO2 जैसा कि हम देख रहे थे CO2 एंड ऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं यौगिक होते हैं भाई मोस्टली हमारे रॉक्स एंड चट्टानों को रॉक्स या बोले तो खनिजों के अपघटन में क्या मदद करते हैं। तो कंटिन्यू हम देख लेंगे। ये तो हमारा बेदरिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखें फैक्टर अफेक्टिंग बेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी जो रॉक्स और जो खनिज होते हैं या फिर जो रॉक्स होती है भाई किस तरह से अफेक्ट करती है बेदरिंग को। तो कंटिन्यू देखेंगे हम, या फिर हम बोल सकते हैं खनिजों और रॉक्स के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो देर आर जनरली 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर। मोस्टली कितने फैक्टर हैं इसमें, 3 इम्पोर्टेंट क्या है इसमें फैक्टर हैं। तो देखेंगे आगे कौन कौन सा। पहला हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा हमारा फिजिकल फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक्स, और तीसरा है
केमिकल एंड स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो ईच फैक्टर इज बीइंग द डिस्कस हियर हियर वेरी द प्रिसाइसली, यानी आमतौर पर 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जलवायु जैसे कि है। तो हम एक एक पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। सकी देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, तो जलवायु परिस्थितियाँ देखते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है, आप खासकर ध्यान रखेंगे आप इसको। तो देखेंगे द क्लाइमेटिक कंडीशन विल टेंड टू कंट्रोल द काइंड एंड रेट ऑफ वेदरिंग, यानी जो हमारी क्लाइमेट परिस्थिति होती है भाई अपक्षय को क्या है एक तरह से दर को नियंत्रित करती है। तो कैसे, अब देखते हैं। अंडर कंडीशन ऑफ लो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन वेरी इज प्रीडोमिनेंट ऑफ फिजिकल वेदरिंग। तो आप ध्यान रखिएगा फिजिकल वेदरिंग कहाँ पे मोस्टली पाई जाएगी, ये वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे लो रेनफॉल यानी वर्षा कम होगी, वहाँ पे क्या है मोस्टली ये फिजिकल वेदरिंग अच्छी तरह से काम करती है वहाँ पे, यह अच्छी तरह से फिजिकल वेदरिंग होता है। कंटिन्यू देखें। रिजल्टिंग डिक्रीज इन देयर साइज एंड देयर बाई इंक्रीज द सरफेस एरिया विद द लिटिल चेंजेस इन वॉल्यूम है। तो क्या है देखते हैं भौतिक अपक्षय जिसके परिणाम स्वरूप उनके आकार में कमी आती है और इस प्रकार आयतन में थोड़ा परिवर्तन के साथ ही सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है। और जब सतह क्षेत्र में वृद्धि होती है किसी भी मिनरल्स या फिर रॉक के, तो फिर जो केमिकल वेदरिंग होती है उसकी जो रेट होती है वह क्या है बढ़ जाती है। तो कंटिन्यू देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। हाँ, अंडर द कंडीशन ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट डोमिनेंट या फिर इनकरेज बोथ केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग। जैसे कि हम देख रहे थे कि जैसे जैसे मॉइस्चर की दर बढ़ती है वहाँ पे क्या डोमिनेंट हो जाती है, बोथ, पहले सबसे अधिक बढ़ेगी केमिकल, उसके बाद फिजिकल चेंजेस होंगे। एंड दस द फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ सलूबल एंड रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल, और इस तरह से क्या हो जाएगा, तो जो नए खनिज होते हैं वो मोस्टली क्या है प्रदान होंगे, या फिर क्या है नए खनिज है जल्दी से सिंथेसाइज या बनते जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप केमिकल वेदरिंग से खासकर। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इन ह्यूमिड टेम्परेट रीजन सिलिकेट क्ले आर सिंथेसाइज, यानी जो ह्यूमिड आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होता है उसमें क्या है जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं वहाँ पर इनका क्या है निर्माण होता है, फिर हम बोल सकते हैं कि सिंथेसाइज होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनको। कंटिन्यू देखते हैं। जनरली द रेट ऑफ वेदरिंग स्पेशली केमिकली वेदरिंग इज वेरी फास्ट इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी केमिकल वेदरिंग होती है या फिर रासायनिक अपक्षय ये कहाँ पे मोस्टली फास्ट होता है, तो कहाँ पे होगा, ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू देखते हैं। अंडर दिस कंडीशन द मोर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग लाइक हाइड्रस माइका हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम टेंड टू एक्यूमुलेट। और क्या होता है इस स्थिति के तहत रासायनिक अपक्षय के प्रति जो प्रतिरोधी उत्पाद हो जाते हैं, जैसे कुछ क्या है रेजिस्टेंट होते हैं मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हमारा जैसे हाइड्रस माइका हो गया और हमारा क्या नाम है क्वार्टज भी हो गया, ये सब क्या है जो अपक्षय नहीं हो पाते हैं भाई क्या है जमा हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। क्लाइमेट आल्सो मोस्टली कंट्रोल द डोमिनेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विच इज टर्न द रेगुलेट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन सॉइल एंड मिनरल्स वेदरिंग। तो अब ध्यान रखेंगे तो जलवायु मुख्यतः क्या है सभी वनस्पतियों को कंट्रोल करती है। जैसा कि हम देखो तो जहाँ वेदरिंग अधिक होगी, पानी टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे वेदरिंग भी अधिक होगी। तो इसलिए क्या क्लाइमेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विच इज़ द टर्न रेगुलेट द बायोकेमिस्ट्री, और इसको क्या है जो खनिज अपक्षय में जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या है ये नियंत्रित करती है, कौन, क्लाइमेट, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सेकंड हम देखते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज ऑफ द मिनरल्स हार्डनेस एंड डिग्री ऑफ सीमेंटेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, ये हम मोस्टली देखेंगे, मोस्ट पैरामीटर देखेंगे। तो पहला देखेंगे रॉक्स ऑफ एक कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। तो देखते हैं किस तरह का कंपोजिशन होगा, तो कैसा कैसा होगा, तो देखते हैं फैक्ट के साथ। द फिनोमेना ऑफ ब्रेक डाउन और डिसइंटीग्रेशन इनकरेज ड्यू टू द डिफरेंशियल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी जो चट्टान होते हैं वो उसमें हमारे मौजूद विभिन्न खनिजों की जो भिन्न भिन्न संरचना होती है वह क्या है वो भी अलग अलग होती है, और जो टूटने और विघटन की जो दर होती है उसको भी क्या है बढ़ावा मिलता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, ड्यूरिंग द
change of temperature, the amount of expansion and contraction varies and a result due to presence of different minerals and the differential stress develop and break the rocks into minerals compound by forming क्रैक्स। यानी जैसे जैसे तापमान होता है, जैसा कि हम फिजिकल में उसमें देखे थे, तो जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता है तो जो हमारी रॉक्स होती है, रॉक्स या मिनरल्स होते हैं भाई, क्या उसमें एक तरह से वाटर के संपर्क में आने पर वह फूल जाती है, सॉइल कर जाती थी। और जबकि जब ड्राई कंडीशन होती तो वह क्या है, एक तरह से सिकुड़ जाती, संकुचन हो जाता था। तो इस तरह से परिणाम स्वरूप जब बार बार ये उतार चढ़ाव होता है तो उसमें जो रॉक्स या जो मिनरल्स हैं उसमें क्या है, बड़े बड़े में दरारें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ जाती हैं तो फिर धीरे धीरे क्या है, उनमें पानी जमने लगता है और धीरे धीरे क्या है, पानी पानी जो होता है, वाटर होता है, वो हमारे 9% वॉल्यूम बढ़ा देता है जब क्रैक्स में बढ़ता है। तो क्या है, 1465 टन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लगाता है, तो जिससे रॉक्स हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं साइज ऑफ मिनरल्स। साइज ऑफ मिनरल्स देखेंगे तो जैसा कि फाइन एंड स्मॉल, अगर छोटा है या फिर फाइन है पार्टिकल्स, जैसे तो क्या है भाई, डोमिनेंट बिदरिंग होती है, उसमें क्या है, बहुत ही अच्छे से बिदरिंग होती है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोज ईजिली होगा। डिकम्पोज कैसा या अपघटन कैसा होगा, मोर ईजिली होगा एंड रैपिडली होगा, यानी आसानी से होगा और जल्दी होगा। ध्यान रखिएगा क्यों होगा, आप देख लेते हैं क्यों होगा। बिकॉज बिग अमाउंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी जो टोटल जो सरफेस एरिया होती है वह क्या है, बढ़ जाती है। इसलिए क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वह जल्दी होता है। किसकी अपेक्षा? देन ऑफ कोर साइज, यानी जो बड़े जो पार्टिकल साइज होते हैं उनकी अपेक्षा, खासकर जो फेल्सपार वाले होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। यानी जो छोटे साइज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो एक्टिव पार्ट होते हैं उनमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनमें जो वेदरिंग होती है वह एक्टिव जल्दी या डोमिनेंट वेदरिंग होती है और जल्दी हो जाती है और आसानी से होती है। तो कंटिन्यू देखेंगे। इन लार्ज साइज पार्टिकल्स इज डोमिनेंट बाय फिजिकल वेदरिंग और नॉट केमिकल वेदरिंग। या देखते हैं जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उनमें कौन सी वेदरिंग मोस्टली पाई जाती है, बायोमारी कौन सी पाई जाएगी, फिजिकल वेदरिंग। ध्यान रखिए छोटे पार्टिकल्स में केमिकल वेदरिंग मोस्टली पाई जाएगी, जबकि जो लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं उनमें क्या है, फिजिकल वेदरिंग मोस्टली पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। अब क्यों देखते हैं, तो वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया फॉर द केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, जो छोटे स्मॉल एरिया क्या है, नहीं हो पाता इतना, जिससे क्या है केमिकल वेदरिंग नहीं हो पाती है। कौन सी हो पाती है, मोस्टली फिजिकल वेदरिंग होती है। कहाँ पे? लार्ज साइज पार्टिकल्स में। कंटिन्यू देखते हैं। द हार्ड एंड सीमेंटेड रॉक्स इज स्लो विदरिंग, यानी जहाँ पे कठोर या फिर सीमेंटेड रॉक होती है वहाँ पे क्या, स्लो विदरिंग, धीरे धीरे विदरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द केमिकल रिएक्शन, भैया की रासायनिक प्रक्रिया के लिए कुल सतह जो क्षेत्रफल होता है वह बहुत कम मिल पाता है, इसलिए केमिकल विदरिंग वहाँ पे नहीं होगी। तो कंटिन्यू देखते हैं। इट इज पोरस रॉक दैट इज अ वोल्केनिक कोर सैंडग्रोन सैंडस्टोन एंड कोर्स लाइमस्टोन आर वेरी फास्ट वेदरिंग, यानी जहाँ पे क्या, पोरस रॉक, यानी जहाँ पे क्या है, जो हवा पहुँचने की जो दर होती है, या जहाँ पे पोर स्पेस बड़े बड़े होते हैं, जैसे वोल्केनिक कोर सैंडस्टोन एंड कोर लाइमस्टोन, इसमें जो वेदरिंग की दर होती है, जो अपक्षय की दर होती है, वो बहुत तेज़ी से होती है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, कंटिन्यू देखते हैं। तो एक तरह से ये वेदरिंग वाला है कि जैसे किस किस में अधिक होगी, किस में और किस में जल्दी होगी, किस में बाद में, या फिर बोले तो बाद में होगी, जो रेसिस्टेंट होता है। तो जैसे ओलिविन है, अगाइट है, इनमें समय क्या है, जल्दी से हो जाती है, जबकि माइका है, इनमें भी होती है। तो केमिकल वेदरिंग ऑफ सम सिलिकेट मिनरल्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे इस चित्र में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। थर्ड और जो फैक्टर अफेक्टिंग है, तीसरा और लास्ट है ये हमारा, तो ये भी हम फैक्टर देख लेते हैं इसमें। तो केमिकल एंड स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक या फिर प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, तो खनिजों की उपस्थिति किस तरह से होगी उस तरह से हम देखते हैं। तो पहला फैक्ट हमारा, द ईज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन, किस पे बेस्ड होते हैं, साइज पे, केमिकल एंड क्रिस्टलाइन करैक्टरिस्टिक्स पे। तो कंटिन्यू एक एक की हम बात करते हैं।
एज फॉर एग्जाम्पल्स जैसे टाल्क एंड जिप्सम एंड कैल्साइट। तो जब ये किसी भी मिनरल्स में या किसी भी रॉक्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो जो बेदरिंग होती है वह क्या होती है, फास्ट होती है। अब ध्यान रखेंगे क्यों, अब देख लेते हैं। विच इज़ द स्प्राइंगली सलूबल इन वाटर, ये आसानी से क्या है, तेज़ी से अपचय होता है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी क्या घुलनशील होता है। सलूबल इन वाटर, इट डिजोल्व एंड रिमूव्ड इन द सोल्यूशन फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट वाटर इधर थ्रो द इरीगेशन ऑफ रेनफॉल। क्योंकि जो पानी में थोड़ा घुलनशील होता है या फिर वर्षा के माध्यम से पानी की उपस्थिति में घोल के रूप में आसानी से घुल जाता है और जिससे क्या ये आराम से क्या है पास हो जाता है या फिर क्या है निकल जाता है। ध्यान रखेंगे टाल्क जिप्सम और हमारा कैल्साइट, ये क्या है, इसमें फास्ट वेदरिंग होती है। कंटिन्यू देखते हैं। द डार्क कलर फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स आर मोर सेंसिटिव टू केमिकल वेदरिंग और फास्ट वेदरिंग। यानी जिस भी कलर का रंग काला होगा या डार्क होगा उन, और ख़ासकर कौन से, हमारा फेरो मैग्नीशियम वाले मिनरल्स। तो फेरो मैग्नीशियम वाले जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जिनका रंग काला या डार्क होता है, भाई मोस्टली क्या है सेंसिटिव संवेदनशील किसके प्रति होते हैं, केमिकल वेदरिंग के प्रति, या फिर वहाँ पे क्या है जल्दी से अपक्षय हो जाता है। क्यों हो जाता है देखते हैं। बिकॉज लेस टाइटली पैकिंग ओलिविन एंड बायोटाइट माइका विच आर रिलेटिवली ईजिली विदर्ड मिनरल्स होते हैं। और जैसे इसमें क्या होता है लेस टाइटली पैकिंग, तो इसमें ये एक तरह से कहते हैं लेस टाइटली मतलब कम, मतलब पकड़ते हैं आराम। जो इनका जो बंद होता है वह क्या है कम उससे जुड़ा होता है, कम फोर्स से जुड़ा होगा, जिससे जैसे कि कौन से बायोटाइट और ओलिविन होते हैं। और ये मोस्टली क्या है आसानी से अपचयित हो जाते हैं खनिज। तो कंटिन्यू देखेंगे। इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ फेल्सफार क्वाटाजन क्या नाम क्वार्टजाइट रॉक्स मस्कोबाइट एंड जिरकॉन इज स्लो वेदरिंग होती है। यानी अगर ये लार्ज मात्रा में या अधिक मात्रा में ये क्या नाम ये जो मिनरल्स होते हैं हमारे फेल्सफार क्वार्टजाइट रॉक एंड मस्कोबाइट एंड जिरकॉन मिनरल्स पाए जाते हैं, तो क्या है ये वहाँ पे वेदरिंग क्या है बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी अब देख लेते हैं। बिकॉज रिलेटिवली टाइट पैकिंग मिनरल्स, ये क्या है जो इनके जो बंड जो बीच में बने होते हैं वह क्या है बहुत टाइट होते हैं। एंड वेन टू देयर ओपन स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है जो संरचना होती है वह क्या है एक तरह से ओपनली होती है इसमें। तो इसमें जो ओपनली होती है तो फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज, और इसमें धनात्मक चार्ज पाए जाते हैं मेटेलिक आयंस ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। और किस क्या होते हैं इसमें आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसमें जो जो बॉन्ड होते हैं भाई बहुत टाइट क्या होते हैं चिपके होते हैं। तो बैलेंसिंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ द टेट्राहेड्रल यूनिट, और खुली संरचना के कारण टेट्राहेड्रल इकाइयों में क्या है नकारात्मक चार्ज को क्या है ये संतुलित भी करता है। तो इसलिए क्या करता है ये लेस वेदरिंग होती है इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। द अरेंजमेंट एंड पैकिंग ऑफ क्रिस्टल में इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग। यानी जो क्रिस्टल की व्यवस्था और पैकिंग अपचय की दर को भी क्या करती है ये प्रभावित करती है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ वेदरिंग एंड वेदरिंग प्रोडक्ट। तो ये भी महत्वपूर्ण है हमारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इससे भी आए हैं कभी कभी। तो देखते हैं कंटिन्यू। अपक्षय और अपक्षय उत्पादों का क्रम, तो देखते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर वेदरिंग रेजिस्टेंट इज एन अंडर। यानी जो अपक्षय जो प्रतिरोधी के क्रम में खनिजों का क्रम क्या है वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले रेजिस्टेंट की तरफ से और जो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट होगा उसकी तरफ देखेंगे, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। तो देखेंगे जो क्वार्टज होगा हमारा, क्वार्टज होगा भाई क्या मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल्स है। आप ध्यान रखिए, क्रम भी ध्यान रखिएगा। और ये हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए आगे भी, ये कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो क्या है जो क्वार्टज है वो हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल्स है। क्वार्टज के बाद क्या आता है हमारा मस्कोबाइट, मस्कोबाइट में, और ये हमारा पोटेशियम फेल्सफार, पोटेशियम फेल्सफार और मस्कोबाइट इनकी जो रेजिस्टेंट पावर होती है वह सेम होती है। उसके बाद कौन आएगा हमारा, उससे कम पे आएगा सोडियम एंड कैल्शियम फेल्सफार, सोडियम और कैल्शियम फेल्सफार। उससे कम पे कौन सा आएगा बायोटाइट, बायोटाइट से कम पे कौन आएगा हॉर्नब्लैंड। अब इसको ध्यान रखेंगे सीरियल भी।
हॉर्नब्लेंड आएगा। हॉर्नब्लेंड के बाद क्या आ जाएगा, अगाइट आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा, अगाइट। अगाइट, हॉर्नब्लेंड, हॉर्नब्लेंड और अगाइट ये सेम है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ओलिविन। ओलिविन और लेस अगर देखेंगे, कम रेजिस्टेंट कौन होता है, डोलोमाइट एंड कैल्साइट। और जिप्सम भाई क्या हमारा सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल है फॉर द वेदरिंग, यानी अपक्षय के प्रति। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज का कंटिन्यू देखते हैं इसमें। तो वेदरिंग सीक्वेंस इज प्रोपोज्ड बाई, यानी जो वेदरिंग जो अनुक्रम जो प्रस्तावित किया था वेदरिंग सीक्वेंस का अपक्षय अनुक्रम, ये किसने किया था, प्रपोज किया था, किसने प्रस्तावित किया था, तो गोल्डिच ने। किसने, गोल्डिच ने, ध्यान रखेंगे किसने किया था, गोल्डिच ने। और कब दिया था, एक तो 1938 में दिया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये नेट में, जेआरएफ में, एसआरएफ में कई बार पूछा जा चुका है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं इसी को। तो बेदरिंग इंडेक्स, बेदरिंग इंडेक्स देखेंगे तो ये किसने दिया था, जैक्सन साहब ने दिया था। इसको भी पूछा गया था, तो ये भी आप देख लेंगे ध्यान से, अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे जो केमिकल बेदरिंग होती है तो उसमें किस तरह से स्लो बेदरिंग हो रही थी, तो एक बार डायग्राम के भी माध्यम से देख लेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो रैपिड जो बेदरिंग हो रही थी वो किस में हो रही थी, जैसा कि ऊपर हम लोग देख रहे थे ये वाला सीरियल। जैसे यहाँ पे अब ये हो जाएगा जो रैपिड बेदरिंग किस में हो, जैसे जिप्सम है, कैल्साइट है, डोलोमाइट है, ओलिविन है। अब देखिएगा आप इस तरह से, कैल्साइट है ना, सोडियम प्लेजिकल एल्वाइट, ओलिविन, पायरोक्सिन, ये इस तरह से इनमें क्या है जो बेदरिंग क्या फास्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मस्कोबाइट, ऑर्थोक्लेज, और सबसे कम किस में हो रही है, क्वार्टज में। तो ये आप डायग्राम भी ध्यान रखिए। ये देखो रैपिड बेदरिंग टू नीचे की तरफ डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बेदरिंग, और सबसे कम है स्लो बेदरिंग। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे वैसे क्या है, स्लो बेदरिंग होगी। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइज भी देखेंगे तो जैसे जैसे क्रिस्टल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेदरिंग फास्ट होगी, और जैसे जैसे क्रिस्टलाइज घटेगी तो वैसे वैसे बेदरिंग क्या है हमारी, घटेगी। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू हम ये कुछ टेबल्स थे, जैसे फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एंड नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स, तो कौन कौन से थे और उनकी क्या क्या कंपोजिशन था, मिनरल्स, ग्रुप मिनरल्स। तो ये सब जैसा कि हम पिछले जो वीडियो जो हमारी हुई हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उसी तरह से बेदरिंग स्टेज ऑफ डिफरेंट सॉइल मिनरल्स, तो जैसा कि हम इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, ये भी हमारा उसी तरह से है। तो की पॉइंट साथियों हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।